तो जी आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलरिटी है क्या चीज़? मॉलिक्यूलरिटी दी कितनी मेरी मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें कितनी मेरी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो लिखते हैं हम इसे द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज which collide simultaneously, which collide simultaneously। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं NH4NO2। अब यहाँ पे तो एक ही रिएक्टेंट है मेरा, इसको आप हीट कर रहे हो, इसे डिकम्पोज कर रहे हो, तो ये किसमें N2 और H2O में जा रहा है। तो भैया इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाएगी क्योंकि एक ही हमारी रिएक्टिंग स्पीशीज थी। मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 1, राइट। अब मैंने यहाँ पे लिया 2HI। अब मेरे पास यहाँ पे कितने हो गए? 2 मॉलिक्यूल्स हो गए या 2 मोल्स हो गए HI के। एक HI दूसरे HI के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, 2 अलग अलग रिएक्टिंग स्पीशीज थी। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हो जाएगी हमारी इक्वल टू 2, राइट। 2FeCl3 plus SnCl2, this will give us 2FeCl2 plus SnCl4। अब यहाँ पे कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज हो गई हमारी? 2FeCl3 हो गए और एक हो गया SnCl2। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है इट बिकम्स 3, राइट। बट ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता, हर रिएक्शन के लिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि जैसे जैसे मेरी रिएक्टिंग स्पीशीज बढ़ती जाएंगी वहां पे जो प्रोबेबिलिटी है आपस में स्ट्राइक करने की, है ना, आपस में कोलिजन होने की, वो हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है ना। प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं हम, मतलब हमेशा नहीं है कि हर एक रिएक्टेंट हो सकता है इससे ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो वो रिएक्टेंट आपस में ही सेम ही कर जाए या वो अलग से करे, तो वो चीज पॉसिबिलिटी जो है वो कम होती है। ठीक है ना। और हायर मॉलिक्यूलरिटी की जो रिएक्शंस होती हैं वो कम होती हैं, वो कम होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एज द नंबर ऑफ reacting species as the number of reacting species taking part in a reaction increases, the probability or chances of their simultaneous collisions go on decreasing as a result. The chemical reactions with molecularities with the molecularities 1 or 2 are very common, while those with molecularities
3 or higher are comparatively less. राइट? और होता भी क्या है, अगर वहां पे ज्यादा मेरी रिएक्टिंग स्पीशीज होंगी तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब है ना। अगर उसमें ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीशीज हैं तो उनकी जो मॉलिक्यूलरिटी, मतलब वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं रहेंगी, दे बिकम कॉम्प्लेक्स, है ना। और हम जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उनकी मॉलिक्यूलरिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, बट हम उनके स्टेप वाइज, जो हमारे जो डिफरेंट स्टेप्स में जो रिएक्शंस हो रही हैं उनकी मॉलिक्यूलरिटी को हम बता सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स की मॉलिक्यूलरिटी को बता पा रहे हैं, बट ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि हम स्टेप्स की मॉलिक्यूलरिटी जो डिफरेंट स्टेप्स की आई उनको इकट्ठा कर दिया और ओवरऑल निकाल दी, नहीं भैया ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, यहां पे हम लिखते हैं इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस द रिएक्शन एज अ होल has no molecularity has no molecularity, whereas the steps have specific molecularity. ठीक, जैसे मैं एक रिएक्शन एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, 4HBr plus O2, this will give us 2H2O plus 2Br2। राइट, ये हमने लिया। अब इसका ये क्या है, हमें मालूम है कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो यहाँ पे एक रिएक्शन क्या होगा, डिफरेंट स्टेप्स HBr plus O2, this will give us HOOBr। molecularity 2 HOOBr plus HBr, this will give us 2HBrO। यहाँ पे भी molecularity 2 because of two reacting species HOOBr HBr। यहाँ पे आगे करते हैं HBr प्लस HBrO H2O प्लस Br2। ठीक है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमारा ये बैलेंस हो सके। तो इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी रहेगी, 2, मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 2। तो भैया ये जो रिएक्शन था नंबर ऑफ स्टेप्स में हुआ, तो हमने इसकी मॉलिक्यूलरिटी स्टेप वाइज डिटरमाइन करी। अगर मैं इन सब को ऐड कर देता हूँ, है ना, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हम नहीं बता सकते भैया। इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4HBr plus O2, this will give us 2H2O plus 2Br2।
और इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी निल। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी रिएक्शंस हैं तो उनकी मॉलिक्यूलरिटी भी हम नहीं बता सकते। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट करते हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे हमारा ऑर्डर था वो क्या था, फ्रैक्शंस में हो सकता था या जीरो हो सकता था, बट मॉलिक्यूलरिटी वो कभी भी फ्रैक्शन में या जीरो नहीं होएगी। ऑब्वियसली वो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज इन होल नंबर, always in whole number, it is never fractional. In a multi-step, second, in a multi-step reaction or complex reaction, only the steps have the molecularities, only the steps have molecularities। और जब हम ऑर्डर पढ़ रहे थे तो उसमें स्टेप में हर एक स्टेप का ऑर्डर नहीं बता पा रहे थे। जो स्लोएस्ट स्टेप था वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था। स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहाँ पे मल्टी स्टेप की हम मॉलिक्यूलरिटीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड द रिएक्शन एज सच हैज नो मॉलिक्यूलरिटी। तो भैया कोई भी मैकेनिज्म आ जाता है तो उसमें अगर उसका रेट ऑफ रिएक्शन रेट बताना है तो हम किससे बता सकते हैं, स्लोएस्ट स्टेप से बता सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी हम एज अ होल रिएक्शन का नहीं बता सकते। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको अलग से कराऊंगा ऑब्जेक्टिव पार्ट में। ठीक है, कुछ अलग टाइप की रिएक्शंस हैं जिसमें क्या होता है, हमारी जो कंटिन्यूस कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स में रिएक्शंस होती हैं। ठीक है जी, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जिसमें क्या होता है, हमारा रिएक्टेंट था वो एक इंटरमीडिएट बना रहा है और इंटरमीडिएट के बाद हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है। इंटरमीडिएट के बाद हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है। उनके रेट हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे उनके ग्राफ्स वगैरह सब कुछ बताऊंगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे, नेक्स्ट जो है दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बड़ा कॉमन था, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क में, 2 मार्क में, कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है। राइट, तो जी ये है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, है ना। उसमें हमने पावर लिया था, रेट निकाला था और उसकी जो कोफिशिएंट्स थे उनके, रिएक्टेंट की जो कोफिशिएंट्स है उनको सम करते थे तो हमारा ऑर्डर आता था। और मॉलिक्यूलरिटी क्या बताएगा हमें, कितनी मेरी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज थी जिनका साइमल्टेनियस कोलिजन्स हो रहा था। ऑर्डर हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, ये थ्योरेटिकल नेचर में है। ठीक है, ये रेट इक्वेशन से, रेट लॉ से हमने निकाला था और ये हम कहाँ से निकालते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से। ये हमारा टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट था, बट हमारी मॉलिक्यूलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या है, हमारी एक होल नंबर होएगी। ऑर्डर कैन
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, बट हमारा मॉलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं होगा। इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय स्लोएस्ट स्टेप ओनली। ये हमने पढ़ा था, अभी बताया भी था, सारे डिफरेंस मैंने अभी बताए भी हैं। मॉलिकुलरिटी ऑफ ऑल स्टेप्स आर डिटरमाइंड, है ना, उसमें हम किसी भी स्टेप्स का, जैसे अभी अपने एग्जाम्पल किया था, हर एक स्टेप का हमने बताया। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप, और यहाँ पे कोई मॉलिकुलरिटी हमारी नहीं होती है, ओवरऑल रिएक्शन की कोई मॉलिकुलरिटी नहीं है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, क्लियर है जी। तो अब हम यहाँ पे करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये मैक्सिमम पार्ट न्यूमेरिकल पार्ट ही है। तो कैसे कैसे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? थ्रू ग्राफिकल मेथड। कभी कभी क्वेश्चन आता है, ग्राफ दिए होंगे और उनसे हमें बताना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि के की वैल्यू से हमें बताना होता है कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। ठीक है, तो मतलब ग्राफिकल मेथड से हम बता सकते हैं। उसके बाद आता है ऑसवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड। ऑसवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड, इनिशियल रेट मेथड, initial rate method. Next we have integrated rate law method. सब न्यूमेरिकल बेस्ड है। And last is the half life method. Half life method. ठीक है जी, चलिए पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से, राइट, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही रिएक्टेंट रहने वाला है, एक ही रिएक्टेंट मेरा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वहां पे हम इसे यूज कर सकते हैं। Graphical method can be used in case there is only one reactant taking part in the reaction, taking part in the reaction, राइट। जैसे मैं यहाँ पे एक इक्वेशन ले रहा हूँ, एन नंबर ऑफ मोल्स थे उसके, और ए रिएक्टेंट था, और वो क्या कर रहा है, हमें प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो रिएक्शन रेट क्या आ जाएगा इसका? रिएक्शन रेट आर विल बी इक्वल टू के ए रेज टू पावर एन, राइट। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? क्या इसका प्रोसीजर है? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप वाइज प्रोसीजर। कुछ नहीं यार, स्ट्रेट लाइंस
हमें ड्रॉ करनी आनी चाहिए, और कुछ नहीं है। प्रोसीजर, चलिए। फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is measured at different time interval by employing a suitable method। राइट, आपको आपने मालूम है बहुत बारी ग्राफ बनाया आपने, है ना, डिफरेंट रीडिंग्स गिवन होती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या करते हो, ग्राफ बनाते हो। और ग्राफ देख के हम क्या बता सकते हैं कि इस टाइम पे हमारा इतना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का था या इतना मेरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया, है ना। वो ग्राफ हमने बनाए हैं बचपन में, तो वही चीज़ है, उसी की चीज़ के ऊपर ही काम कर रहा है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मेजर्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स बाय एम्प्लॉइंग सूटेबल मेथड। ठीक है, कोई भी कुछ भी मेथड करके। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट है बाय प्लॉटिंग ग्राफ between the concentration and time between concentration and time, the instantaneous rate the instantaneous rate instantaneous reaction rates are determined from the slopes of the tangents। राइट, हमने पढ़ा था जो भी हमारा स्लोप आ रहा था वहां पे हम उसका टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे और वहां पे dx/dt निकाला था। ठीक है, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में किया था, सेकंड लेक्चर में किया था इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, जहाँ पे हमें जो ग्राफ मिला था उसका हमने क्या किया था, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकाला था, तो उसको निकालने के लिए स्लोप निकाला था जो उसके टेंजेंट के था। चलिए, थर्ड पॉइंट, द इंस्टेंटेनियस रेट the instantaneous rates are plotted against A is the concentration of reactant, or A square, or A cube, है ना, डिफरेंट ऑर्डर्स, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, depending upon the requirements and following conclusions can be made। ठीक है, चलो कौन कौन से कैसे कैसे ग्राफ बनेंगे वो देखते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड, if a straight line is obtained from the graph,
if a straight line is obtained from the graph between the instantaneous rate instantaneous rate and a, the reaction is of first order, the reaction is of first order, that is rate is equal to k a raised to power 1, राइट। तो भैया फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हुआ, हमारा जो ग्राफ आएगा इट गिव्स अस स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। चलिए, इफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ from the graph between instantaneous rate and a square, the reaction is of second order, and rate is equal to k a raised to power 2, राइट। ए स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही अगर ए क्यूब के बाद हुआ तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी। तो सिमिलरली फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, the straight line is obtained from the graph between instantaneous rate and a raised to power 3, right? समय, but it has some limitations. It has some limitations. अभी सब में स्ट्रेट लाइन दे रहा है ना, तो वो क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। यस, graphical method is basically a hit and trial method and has a very limited scope, राइट। और कहाँ पे फेल हो जाता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे। इन केस different reactants are participating in the reaction,
That's why this method is not useful, is not right. तो ये रहेगा साहब। अब इसका रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। तो भैया अगर मुझे ऑर्डर पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू रिएक्शन रेट अपॉन ए रेज टू पावर एन। हमें क्या मालूम होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। अगर मेरे को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम है तो उससे हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है जी। लिमिटेशंस हमने आपको बता ही दी हैं, क्लियर है। चलो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन करते हैं। द रेट ऑफ formation of a dimer in a second order dimerization reaction is 9.1 into 10 raised to power minus 6 moles per liter per second at 0.01 moles per liter monomer concentration. Calculate the rate constant for the reaction. ठीक है जी। अभी इसमें क्या दिया हुआ है हमें, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो मतलब क्या हो रहा है, डायमराइजेशन रिएक्शन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट थे मेरे पास, 2A थे, और वो A ट्वाइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका रेट क्या आ जाएगा भैया, रेट विल बी इक्वल टू के A रेज टू पावर 2। ठीक है जी। ये आ गया के वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रेट कॉन्स्ट रिएक्शन रेट की वैल्यू गिवन है, तो कितना दिया हुआ है, 9 पॉइंट रिएक्शन रेट अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए रेज टू पावर 2, तो ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6। अब कंसंट्रेशन देखो गिवन है 0.01 का हमने कर दिया
स्क्वायर। तो यहाँ पे इसके यूनिट्स मोल्स पर लीटर पर सेकंड। नीचे बचेगा एक, यहाँ पे एक स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मोल्स पर लीटर का हमें करना है स्क्वायर। ठीक है जी। तो निशान जी ने आंसर भी निकाल दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻² लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखो यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। न्यूमेरिकल ही करने हैं मेनली, बेसिकली हमने, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट न्यूमेरिकल ही है और उसी के ऊपर ही हमने काम करना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। वी हैव अ क्वेश्चन। नोट कर रहा था। ओके। कर लिया सर। राइट। चलो, सो क्वेश्चन है हमारे पास, द रिएक्शन 2N2O5 in the gaseous phase, this gives 2NO2 plus O2। ठीक है जी। was studied and following data were obtained। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। N2O5 का कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर और रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5, rate of disappearance of N2O5 moles per liter per minute। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3, 1.13 इंटू 10⁻⁻², 0.84 इंटू 10⁻⁻² एंड 0.62 इंटू 10⁻⁻²। तो ये आ जाएगा 34 इंटू 10⁻⁻5, 25 इंटू 10⁻⁻5 एंड 18 इंटू 10⁻⁻5। हमें क्या करना है, डिटरमाइन फर्स्ट द ऑर्डर, सेकेंड द रेट लॉ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट सी में तो रेट लॉ निकाला जा सकता है, एंड थर्ड रेट कांस्टेंट। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, पहले वाला थोड़ा सा था, आ सकते हैं। यूजली टेबल वाले क्वेश्चंस वो टीचर वो कितना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, टेबल वाले तरह, क्योंकि बच्चा वैसे ही घबरा जाता है टेबल देख के। ठीक है जी। अब हमें इसका ऑर्डर भी नहीं पता, रेट ऑर्डर नहीं पता तो रेट लॉ भी नहीं पता, रेट लॉ नहीं पता तो रेट कांस्टेंट भी नहीं पता। तो हम यहाँ से इसका निकालते हैं ऑर्डर। कैसे निकलेगा, देखो रेट जो होगा, अब भैया वो क्या है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन N2O5 और उसकी पावर n, क्योंकि मेरे को ऑर्डर नहीं मालूम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उन्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं। तो रेट क्या था यहाँ पे, देखो ये वाला फर्स्ट हम ले रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू 34 इंटू 10⁻⁻5, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यू कैन राइट कुछ भी, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना है तो भी चल जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे 1.13 इंटू 10⁻⁻²,
या आप के भी लिख सकते हो, क्योंकि वो उसने तो कैंसिल हो जाना है, उसने क्या होना है, कैंसिल हो जाना है। या आप ऐसे लिख सकते हो कि 34 × 10⁻⁻⁵ इज इक्वल टू के इंटू 1.13 × 10⁻² राइट। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा था या इक्वल टू लिखा था, बात एक ही है। और सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने डिवाइड करना है, रिएक्शंस बना के डिवाइड करना है, ठीक है। तो सेकंड वाले को देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 × 10⁻⁵ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.84 × 10⁻², which implies 25 × 10⁻⁵ equal to k into 0.84 × 10⁻² raised to power n। इसे इक्वेशन 1 बना लो, इसे इक्वेशन 2 बना लो, ठीक है। एक और इक्वेशन बना लेंगे, हम उसे 3 बोल देंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है हमारा। डिवाइड इक्वेशन 2, नहीं 1/2, क्योंकि 1 बड़ा है, ठीक है। 2/1 भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। दैट विल बी इक्वल टू 34 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू k इंटू 1.13 × 10⁻² raised to power n अपॉन 25 × 10⁻⁵ is equal to k into 0.84 × 10⁻² raised to power n। 10⁻⁻5 गया, के से के गया, तो 34/25 करते हैं। 34/25, इट कम्स टू बी 1.36। 1.36 विल बी इक्वल टू, अभी इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 1.13 डिवाइडेड बाय 0.84, 1.3435 आ रहा था, 1.345 आ रहा है, तो मैं इसे 35 ले लेता हूँ। 1.35 रेज टू पावर एन। तो यहाँ के जो बेस थे वो नियरली सेम थे, तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू को क्या ले लेंगे, 1। एन की वैल्यू को हम क्या ले लेंगे, 1। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो ऑर्डर आएगा दैट इज 1। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1। फाइन। तो हम इसका रेट लॉ निकाल लेते हैं। रेट लॉ बताने में क्या है, रेट लॉ विल बी इक्वल टू, रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताएंगे हम, रिएक्शन रेट R will be equal to K into N2O5 raised to power 1। ठीक है जी, रेट लॉ आ गया। उसके बाद रेट कांस्टेंट K की वैल्यू बतानी है, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में आप वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया, थर्ड निकाल रहे हैं, रेट कांस्टेंट K की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट विल बी इक्वल टू रिएक्शन रेट अपॉन A रेज टू पावर n। तो रिएक्शन रेट कोई भी आप ले लीजिए तीनों में से, ठीक है। 34 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से कोई भी आप ले सकते हो। लेट्स से हम 18 वाला लेते हैं, उसका हमने कहीं यूज़ नहीं किया। 18 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड है, नहीं पर मिनट में है, ठीक है जी। और यहाँ पे जब 0.18 डाला था तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी हमारी, 0.62 इंटू 10⁻⁻², 0.62 इंटू 10⁻⁻² मोल्स पर लीटर। तो ये मोल्स पर लीटर कैंसिल हो जाएंगे, इसको आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10⁻⁻3। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 0.62, इट कम्स टू बी 29.03 इंटू 10⁻⁻3।
ठीक है, डेसिमल को इधर ले जाता हूँ, यहाँ पे मिनट इनवर्स रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.029 मिनट इनवर्स। सो के की जो वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू 0.029 मिनट इनवर्स। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। राइट, क्लियर है जी? तो इतना सा हमारा ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है जी। चलिए एक छोटा सा करते हैं हम, ऑसवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड भी हम कर लेंगे, छोटा सा है, उसे जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। राइट, चले जी आगे, लिख लिया? चलिए जी, नेक्स्ट है हमारा ऑसवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड। ठीक है, ये वाला जैसे हमने ग्राफिकल मेथड की बात की थी, वो क्या कर रहा था, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट वाली रिएक्शन में, जहाँ पे एक ही रिएक्शन था, रिएक्टेंट था, वहाँ पे बता रहा था। ठीक है जी। बट ये ऑसफोल्ड जो आइसोलेशन मेथड है, ये हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है। तो एग्जाम्पल देते हैं हम, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर दोज reactions in which more than one reactant more than one reactants are participating in the reaction। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं एक जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, दिस गिव्स प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, क्लियर है? तो इसका भी प्रोसीजर है। ठीक है जी, अब आगे लिखते हैं प्रोसीजर में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्या है कि अगर कोई रिएक्टेंट मेरा एक्सेस में पड़ा हुआ है तो वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड is based on the fact that based on the fact that the reacting species taken in excess do not contribute towards the reaction rate or towards order of the reaction। तो इसके प्रोसीजर का फर्स्ट पॉइंट है, isolate the reactant A by taking the reactant B and C in
large axis, determine the order with respect to the reactant by a suitable method such as graphical method, method. Let it be n1. हमने ऑर्डर निकाल लिया ए का, राइट। बी और सी को हमने एक्सेस में डाल दिया और उसके ऑर्डर को हमने बताया, और उसका जो ऑर्डर लिया हमने, कितना आ गया हमारा, n1। सेकेंड पॉइंट, नाउ isolate the reactant B, isolate the reactant B by taking the other two, by taking the other two reactants A and C in excess, determine the order with respect to reactant B, let it be n2। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही थर्ड पॉइंट के लिए, थर्ड में भी वही करेंगे। अब सी को एक्सेस में ले लेंगे, ए और बी को, एक्सेस में ले लेंगे। नाउ डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to reactant C in same way, let it be n3। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3, n1 प्लस n2 प्लस n3, इस हिसाब से लिख देते हैं। तीनों को हम ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा overall order of reaction, and this method is known as Oswald isolation method, right?